कहां पर पहुंचता है? लंग्स के पास में, एल्वुलाई के पास में। फिर ये देखता है यार मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके पास क्या है? ऑक्सीजन। तो फिर क्या करता है? ये ऑक्सीजन को एल्वुलाई को दे देता है और वहां से ऑक्सीजन खींच लेता है, या कार्बन डाइऑक्साइड को यहां दे देता है और ऑक्सीजन को खींच लेता है। फिर क्योंकि इसको कौन मिल जाता है? यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाती है। फिर ऑक्सीजन को पकड़ता है, फिर लेके कैरी ऑन करता है, फिर सेल के पास पहुंचता है, सेल इस ऑक्सीजन का यूज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ब्लड पकड़ता है और फिर कहां छोड़ देता है? यहाँ पर। तो ये क्रिया चलती रहती है। अगर इस बीच इसे कभी कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो ये दोनों को छोड़कर उसे पकड़ लेगा, ये दोनों को छोड़कर इसे पकड़ लेगा। इसका उदाहरण आपको कभी सुना होगा, सर्दियों में लोग गांव में या कहीं कोई कारखाने में सर्दियों में लोग अंगीठी जलाकर सो जाते हैं। सर्दियों में लोग अंगीठी जलाकर कमरे में बंद सो जाते हैं और दूसरे दिन वो न्यूज की हेडलाइन बन जाते हैं। बहुत सारी बार हमने पढ़ा है कि 5 लोग अंगीठी जलाकर सो रहे थे और 5 की 5 सुबह की सुबह मृत पाए गए। अंगीठी से सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जो हीमोग्लोबिन यहाँ पर क्या है? लंग्स, अब जब श्वास लेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाएगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही लंग्स के पास अंदर जाती है, एल्वुलाई के पास में, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को देख के पागल हो जाता है और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो कार्बन मोनोऑक्साइड को खींच लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जहरीली गैस होती है, सबसे ज्यादा जहरीली गैस होती है और हमें पता भी नहीं चलता हमारे अंदर कि सेल तुरंत टूटना शुरू कर देते हैं, टूटना शुरू करते हैं और उसे हीमोग्लोबिन से कोई मतलब नहीं कि मेरे सेल टूट रहे हैं, उसे अपनी मोहब्बत मिल जाती है पुरानी वाली जो खतरनाक वाली है, यानी कि CO, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हमारा लंग्स धीरे धीरे प्रोलैप्स होना शुरू हो जाता है, प्रोलैप्स होने लग जाता है और आदमी सोता ही रह जाता है। इसको बोलते हैं, कई बार वो न्यूज की हेडलाइन बन जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा ऑक्सीजन, इन 3 गैसेस के बीच में हीमोग्लोबिन घूमता रहता है। इतनी कहानी समझ आई? ठीक है, अब हम इसको अलग अलग समझते हैं। हमारी ये तो मैंने एक डीपली आपको थोड़ा सा बता दिया कि हमारा होगा क्या। अब हम इसके एक एक पार्ट के फंक्शन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्या है? नोज का फंक्शन। नोज श्वास लेती है, हमारी नाक है, नाक के बीच में एक डिवाइडर है, क्या है? इसका नाम सेप्टम है। सेप्टम हमने पढ़ा था कि हार्ट का बीच वाला सेप्टम, उसको हार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो ये भी सेप्टम है, नाक को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। लेफ्ट नोस्ट्रल्स यानी कि हमारी बाएं नासिका और दाईं नासिका, ऐसे बोलते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रल्स और राइट नोस्ट्रल्स बोलते हैं। ये दोनों ही हमारे एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम करते हैं, है ना? एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम करते हैं। रामदेव जी कहते हैं कि अनुलोम विलोम करने से हमारा एसिड अल्कलाइन बैलेंस हो जाता है। और भी अगर हम एडवांस में बात करें तो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें तो हम एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर किसी का हाई बीपी है, अगर किसी का हाई बीपी है तो उसे चंद्र नासिका से श्वास लेनी चाहिए और छोड़नी चाहिए। कहते हैं कि चंद्र नासिका कौन सी होती है? चांद वाली ये होती है, सूर्य वाली ये होती है। यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल्स हमारी क्या है? चंद्र है, यानी कि ठंडी है, और राइट वाली क्या है? गर्म है, अल्कलाइन है, अल्कलाइन नेचर है। तो जिनका बीपी हाई है केवल उनको लेफ्ट से श्वास लेनी चाहिए, छोड़नी चाहिए, लेनी चाहिए, छोड़नी चाहिए, आपका बीपी धीरे धीरे नॉर्मल आने लग जाएगा, है ना? आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करें। अगर किसी का बीपी हाई है तो इससे लेना चाहिए, किसी का बीपी लो है तो राइट से लेनी चाहिए, सूर्य नासिका से लेनी चाहिए, ताकि गर्मी पैदा हो, और गर्मी पैदा होगी तो क्या होगा? बीपी जो लो है वो थोड़ा सा अप हो जाएगा। यानी कि लो वाले पेशेंट को राइट से लेनी चाहिए, हाई वाले पेशेंट को लेफ्ट से लेनी चाहिए, ऐसा ही ना? हाई वाले को लेफ्ट से लेना है, हाँ, और जिसका लो है उसको राइट से लेना है। हाँ, ये बोलो ना कि जो राइट, जिसका लो है उसको राइट से लेना है, जिसका हाई है उसको लेफ्ट नहीं, जिसका हाई है उसको लेफ्ट से लेना है, चंद्र नासिका से लेना है, जिसका लो है उसे राइट से लेना है। यही मेरे का ना, ऐसा ही है ना? आप योग के महारत 2 बैठे हुए हैं, है ना? तो यानी कि ये क्या हुआ? ये एसिड अल्कलाइन ही तो बैलेंस हुआ। अगर जिसको बीपी हाई है और वो राइट से लेना शुरू कर दे तो और हाई हो जाएगा, और हाई हो जाएगा। अगर किसी का बीपी लो है और वो लेफ्ट से लेना शुरू कर दे तो लेफ्ट से ले और लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले लेफ्ट से छोड़े तो और लो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, है ना? तो इसलिए योग करने वालों को भी ध्यान होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक, तो यही नाड़ी शोधन क्या है कि हम लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल से हम ये कर रहे हैं।
इनका नेचर यहाँ से पता चला। ऐसा रामदेव जी ने हमें जानकारी दी है ना, उन्होंने रिसर्च करी इसके ऊपर। तो ये हमारा सेप्टम है। इस नाक के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब ये जो स्मेल को पहचानने का काम करते हैं। ये स्मेल का इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन आपके क्योंकि नाक के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगा रखे हैं। जैसे कोई स्मेल हम लेते हैं नाक के थ्रू ही लेंगे, तो जैसे हम स्मेल लेते हैं ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं और इस स्मेल को पकड़कर, खुद नहीं बताते क्या सूंघा आपने, इसको जो भी स्मेल आती है उसको पकड़कर तुरंत ब्रेन के पास ले जाते हैं और ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि ये आपने क्या सूंघा है। अगर स्मेल आपने पुराने कोई चीज सूंघी है, जैसे आप आंख बंद करके ये बता सकते हैं कि ये कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, बता सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि आपको उसकी स्मेल पता है। आपको अमेरिका लेके जाया जाए और वहां पर आंख बंद कर एक फूल सुंघाया जाए जो आपने जिंदगी में कभी ना सूंघा हो, तो आप उसे नहीं बता सकते कि कौन सा फूल है। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी चिप में वो है ही नहीं। तो मेमोरी में जब तक जो चीजें हैं फिट, आप उसे आंख बंद करके भी बता सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन आइडेंटिफाई करता है, आंखें आइडेंटिफाई नहीं करती हैं किसी भी स्मेल को, है ना। यहाँ पर बगल में कोई आग लग जाए तो स्मेल आती है ना, कहीं आग लग रही है, तार जल रहा है, मैंने देखा थोड़ी ये सही, लेकिन मेरी नाक ने मेरे नाक के रिसेप्टर्स ने उस स्मेल को लिया और ब्रेन को भेजा, और ब्रेन ने पता लगा ये तो यार हमने कोई जलने की बदबू आ रही है, हमें पता लग जाता है। फिर पता चलता है कुछ कपड़े की जलने की बदबू आती है, कपड़े की जलने की बदबू अलग है, तार की जलने की अलग है, तारकोल की जलने की अलग है, तो हम फिर उस स्मेल से भी आइडेंटिफाई करते हैं, कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने कभी करा है ना। या कोई जानवर मर के उसे जला रहे हैं, उसकी स्मेल एक अलग है, हम कहते हैं बड़ी बदबू आ रही है, बहुत भयंकर है। और ऐसा कभी सूंघा ही नहीं है तो आप कहते हैं यार जाकर देखना चाहिए कौन सी क्या जल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरी उसको नहीं पहचान पा रही। ठीक है, तो हमारी नाक के ऊपर क्या रिसेप्टर्स बने हुए हैं। ये रिसेप्टर्स तब स्टिमुलेट हो जाते हैं जब कोई आप स्मेल को गेन करते हैं और ये रिसेप्टर उस स्मेल को पकड़कर ब्रेन के पास ले जाते हैं और ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि आपने क्या स्मेल किया है। क्लियर? ये नाक से आगे आपकी नाक में क्या है, छोटे छोटे बाल भी हैं सबके, ये छोटे छोटे हेयर होते हैं। ये हेयर हमारे सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं कि आप धूल मिट्टी आदि के कण, धूल है, मिट्टी है, आंधी है, कुछ ऐसे चल रही है तो कोई चीज हमारे डायरेक्ट लंग्स में एंटर ना कर जाए, तो उनको रोकने के लिए हमारी सुरक्षा कवच, हमारे हेयर जो हमारे नाक के अंदर, नोज के अंदर बने होते हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। दूसरा एक और काम होता है इनका कि अभी बाहर का टेम्परेचर कितना है, अभी इस समय वातावरण का कितना टेम्परेचर होगा, दिल्ली का 22 होगा, 21-22 के करीब है, थोड़ी ठंडक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बाहर का टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, ऐसे ही है ना। तो जो हम श्वास ले रहे हैं बाहर से, तो ठंडी हवा जा रही होगी ना, तो इस ठंडी हवा को बॉडी के टेम्परेचर तक लाने के लिए आपके बाल इस हवा से टकराते हैं। कोई चीज किसी से टकराएगी तो घर्षण बोलते हैं इसे, है ना, फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और जो ठंडी हवा है वो धीरे धीरे आपके बॉडी के टेम्परेचर पे पहुंच जाती है। यानी कि भगवान ने ये सिस्टम बनाया कि आप जो हवा ले रहे हैं धीरे 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 जो घर्षण होगा, गर्मी पैदा होगी, इससे आपकी हवा जो है आपकी बॉडी के टेम्परेचर तक पहुंच जाती है। और आपको ऐसा नहीं कि ठंडी ठंडी हवा अंदर जा रही है, आपको नॉर्मली हवा जाएगी ताकि वो टकराकर गर्म होती है। ये हमारी सुरक्षा दृष्टि से हमारे हेयर इसमें बनाए जाते हैं। यहां से आगे चलते हैं, इतना काम समझ आ गया, नाक तक समझ आ गया। नेसोफेरिंक्स, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप यानी कि हमारा हवा का जाने का रास्ता, हवा इससे जाती है। यहां से स्लाइडिंग डोर क्या करेगा, हमारे फूड पाइप को बंद कर देगा, हवा यहां से निकलती है। इस पूरे नोज में यहां से लेके यहां तक म्यूकस बहुत बनता है। क्यों म्यूकस बनता है, हम सुबह इसे पास आउट भी करते हैं, साफ भी करते हैं, कुछ लोगों को रनिंग नोज हो जाती है तो म्यूकस निकलता ही रहता है। इसका मतलब यह है, इस म्यूकस का हमारी इम्यूनिटी के लिए रोल है कि कोई भी वायरस या कोई बैक्टीरिया, कोई धूल मिट्टी आदि अगर हमारे शरीर के अंदर जा रही है हवा के साथ में, तो यह म्यूकस उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। कभी आप सुबह म्यूकस को देखेंगे तो काला काला सा निकलता है, यानी कि आप जो दिन भर में कभी भी आप इधर उधर घूम रहे हैं तो म्यूकस पहला वाला काला निकलेगा, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लग जाता है। यानी कि आपकी हवा के साथ में वो जो कचरा जा रहा है उसको रोकने का काम हमारा म्यूकस करता है।
कभी दिल्ली में करके देखना, आपको पता लग जाएगा सुबह का म्यूकस और शाम के म्यूकस में फर्क होता है ना। तो ये म्यूकस इसके अंदर होगा और इससे, इस म्यूकस से भी टकराकर हवा इससे थोड़ा सा टकराकर निकलती है, तो बॉडी टेम्परेचर तक यानी कि 37 डिग्री तक पहुंच जाती है। अब ये एपिग्लोटिस को क्रॉस करके हमारा हवा कहाँ पहुंचती है? लैरिंग्स में पहुंचती है। इस लैरिंग्स को क्रॉस करके ये स्वर पेटी है, यानी कि इससे हमारी आवाज निकलती है। इससे हमारी क्या निकलती है? आवाज निकलती है। आवाज जिनकी ठीक ठाक निकल रही है उनका लैरिंग्स ठीक तरीके से काम कर रहा है। जिनकी खड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ निकलती है या किसी को पड़ोसी को चुभती है तो उसका लैरिंग्स खराब है ना। अब ये आगे जाती है ट्रैकिया की तरफ। ट्रैकिया हमारा एक ऐसा रास्ता है जो